स्वागत है आप सभी का द एग्जाम प्रिपरेशन हब में। आज की हमारी क्लास पॉलिटी जीके पर होगी। संविधान पे आधारित जीके हम लोग आज करेंगे। आज से हमारे चैनल पर एक नया सीरीज चल रहा है जिसमें हम लोग संविधान निर्माण के प्रमुख स्रोत, संविधान निर्माण की प्रक्रिया, संविधान सभा की प्रमुख समितियों से जुड़े हुए प्रश्न करेंगे। और आज से हम लोग शुरू से शुरुआत करेंगे। क्या करेंगे? शुरू से शुरुआत करेंगे पॉलिटी, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से पूछे जाने वाले जीके जीएस से। क्या करेंगे? भारतीय संविधान से पूछे जाने वाले जीके की शुरुआत करेंगे। साथ ही साथ राज्य व्यवस्था से पूछे जाने वाले क्वेश्चन की भी शुरुआत करेंगे। तो आप लोग जुड़े। और यह सीरीज जो होगी पूरी की पूरी सीरीज वन लाइनर होगी, जिसमें हम लोग पॉलिटी जनरल नॉलेज करेंगे। जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं वे सारे प्रश्न करेंगे। एग्जाम में पूछे जाने वाले ही प्रश्न हम लोग देखेंगे। तो ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। आज की हमारी क्लास जो होगी उसका टॉपिक है संविधान निर्माण के प्रमुख स्रोत। संविधान जो बना है वो किस किस स्रोत से बना है, संविधान निर्माण की क्या प्रक्रिया थी, संविधान सभा की प्रमुख समितियां कौन सब थी, इस पर आधारित प्रश्न हम लोग आज करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहला प्रश्न से। तो पहला प्रश्न देखेंगे हम लोग संविधान निर्माण के प्रमुख स्रोत से। कैसे देखेंगे? संविधान निर्माण के प्रमुख स्रोत से प्रश्न देखेंगे। पहले ही बता दिए यह वन लाइनर होने वाली यह सीरीज। आप लोग इस सीरीज को पूरा शुरू से अंत तक देखें, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। और यह सीरीज डेली चलेगी। आप लोग डेली जुड़े और अपने पॉलिटी जीके को मजबूत करें। संविधान एवं भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से पूछे जाने वाले जीके जीएस को आप लोग जीके को मजबूत करें। और याद रखें यह जीके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, सभी के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो याद रखें इस सीरीज को आप पूरा शुरू से अंत तक देखें और इस वीडियो को भी आप पूरा शुरू से अंत तक देखें। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं पहला प्रश्न से। तो पहला प्रश्न है संविधान के ढांचे के निर्माण में मुख्यतः किन स्रोतों का प्रयोग किया गया है? तो बताएं संविधान के ढांचे के निर्माण में किस स्रोत का प्रयोग किया गया? तो याद रखिएगा संविधान के ढांचे का जो निर्माण हुआ है उसमें आंतरिक तथा बाह्य स्रोत दोनों का प्रयोग किया गया है। आंतरिक में बहुत सारे जो संविधान अधिनियम आए, जैसे भारत शासन अधिनियम 1935 से बहुत सारे स्रोत लिए गए हैं। उसके अलावा ब्रिटेन के संविधान से, अमेरिका के संविधान से, कनाडा के संविधान से और कई देशों के संविधान से बहुत सारे स्रोत लिए गए हैं भारतीय संविधान को बनाने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। भारतीय संविधान का अधिकांश भाग किस अधिनियम से लिया गया है? तो बताएं भारतीय संविधान का अधिकांश भाग किस अधिनियम से लिया गया है? तो याद रखिएगा भारत शासन अधिनियम 1935 से बहुत सारा अधिनियम जो लिया गया है, किस में? तो भारतीय संविधान में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए प्रमुख उपबंध क्या सब है? तो याद रखिएगा भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए प्रमुख उपबंध है न्यायपालिका का उपबंध, आपात उपबंध, अध्यादेश जारी करना, प्रशासनिक विवरण, कैग, लोक सेवा आयोग, संघीय व्यवस्था और राज्यपाल। ये सारे उपबंध जो हैं भारतीय संविधान में कहाँ से लिए गए हैं? तो ये सारे उपबंध आंतरिक स्रोत से लिए गए हैं, अर्थात भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखेंगे विदेशी स्रोत। अब बात करेंगे आंतरिक स्रोत तो देख लिए, अब विदेशी स्रोत देखेंगे कि भारतीय संविधान में जो उपबंध सब है और विदेशी स्रोत कहाँ से कौन सब उपबंध लिया गया है। तो पहले बात करेंगे ब्रिटेन के संविधान से लिए गए प्रावधान। तो याद रखिएगा ब्रिटेन से भी बहुत सारे प्रावधान भारतीय संविधान में लिया गया है। तो बात करेंगे हम लोग ब्रिटेन के संविधान से लिए गए प्रावधान कौन सब है। तो याद रखिएगा संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली,
एकल न्यायिक प्रणाली, सर्वाधिक मत के आधार पर जीत का निर्णय और द्विसदनात्मक व्यवस्था। ये सब कहाँ से लिया गया है? ये सारी प्रावधान जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो याद रखिएगा, ब्रिटेन के संविधान से संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली, एकल न्यायिक प्रणाली, सर्वाधिक मत के आधार पर जीत का निर्णय और द्विसदनात्मक व्यवस्था ब्रिटेन के संविधान से भारतीय संविधान में अपनाया गया है। अगला बात करेंगे, अगला स्रोत, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया प्रावधान जो है भारतीय संविधान में, उस पर बात करें तो मूल अधिकार, प्रस्तावना का विचार, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनर्विलोकन, लोक जनहित याचिका, उपराष्ट्रपति का पद। तो याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति का पद आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि किस देश के संविधान से भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का पद अपनाया गया है? तो उत्तर होगा, आप लोग याद रखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। वहीं वित्तीय आपात भी संयुक्त राज्य अमेरिका से अपनाया गया है। संविधान संशोधन में राज्य विधायिकाओं द्वारा अनुमोदन का प्रावधान और संविधान की सर्वोच्चता भी संयुक्त राज्य अमेरिका के ही संविधान से अपनाया गया है। तो याद रखिएगा आप लोग, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार, प्रस्तावना का विचार, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनर्विलोकन, लोक जनहित याचिका अर्थात PIL, उपराष्ट्रपति का पद, वित्तीय आपात, संविधान संशोधन में राज्य विधायकों द्वारा अनुमोदन का प्रावधान और संविधान की सर्वोच्चता अर्थात ये जितना सारे प्रावधान हमने बताए, ये सारे प्रावधान जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान ने अपनाया है। अगला बात करेंगे, आयरलैंड के संविधान से हम लोगों ने क्या लिया? तो हम लोगों ने आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व को अपनाया, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल एवं पद्धति को अपनाया, साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा में योगदान के आधार पर राज्यसभा में कुल 12 सदस्यों का मनोनयन करना हम लोगों ने आयरलैंड के संविधान से अपनाया है। तो याद रखिएगा, आयरलैंड के संविधान से हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल एवं पद्धति, राष्ट्रपति के कैसे निर्वाचन किया जाए और किस प्रक्रिया, किस पद्धति से निर्वाचन किया जाए, वो हम लोगों ने आयरलैंड के संविधान से अपनाया है। वही साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा में योगदान के आधार पर राज्यसभा में कुल 12 सदस्यों का मनोनयन जो है हम लोगों ने आयरलैंड के संविधान से अपनाया है। यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम आगे भी बेहतरीन कंटेंट आपके लिए लाते रहें और बेहतरीन जीके का प्रैक्टिस आप लोग डेली करते रहें। ठीक है, आगे बात करेंगे हम लोग। तो कनाडा के संविधान से हम लोगों ने क्या लिया? अब देखेंगे हम लोग कनाडा के संविधान से हम लोगों ने क्या अपनाया, कनाडा के संविधान से भारतीय संविधान ने क्या अपनाया। तो याद रखिएगा, अवशिष्ट शक्तियों केंद्र के पास होना चाहिए। ये हमने कहाँ के संविधान से अपनाया? तो कनाडा के संविधान से। संघीय शासन प्रणाली, संघीय शासन प्रणाली जो है हम लोगों ने कनाडा के संविधान से अपनाया। सशक्त केंद्र राज्यपाल की नियुक्ति, सशक्त केंद्र राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है राज्यों में, वो कहाँ किस संविधान से हम लोगों ने अपनाया? तो कनाडा के संविधान से ही हम लोगों ने राज्यपाल की नियुक्ति करना अपनाया है। ठीक है, वहीं राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन करना भी हम लोगों ने कनाडा के संविधान से ही अपनाया है। तो याद रखिएगा, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास होना, संघीय शासन प्रणाली, सशक्त केंद्र राज्यपाल की नियुक्ति, राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन करना हम लोगों ने कनाडा के संविधान से अपनाया है।
अगला प्रश्न, अगला देखेंगे हम लोग विदेशी स्रोत में ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हम लोगों ने क्या लिया। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारतीय संविधान ने क्या अपनाया है। तो याद रखिएगा समवर्ती सूची का प्रावधान, समवर्ती सूची का प्रावधान जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारतीय संविधान ने अपनाया है। वहीं बात करें प्रस्तावना की भाषा, केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही भारतीय संविधान ने अपनाया है। वहीं शक्तियों का विभाजन हो गया, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक हो गई, ये सारी बातें ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही भारतीय संविधान ने अपनाया है। तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारतीय संविधान ने क्या लिया। तो समवर्ती सूची का प्रावधान, प्रस्तावना की भाषा, केंद्र राज्य संबंध, शक्तियों का विभाजन और इसके साथ साथ संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक। ठीक है, ये सारी चीज़ें, ये सारी प्रावधान भारतीय संविधान ने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। हम आगे बात करेंगे दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हम लोगों ने क्या अपनाया। तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हम लोगों ने जो अपनाया, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया, बहुत अच्छा प्रावधान, संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है हम लोगों ने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ही अपनाया है। तो याद रखिएगा आप लोग दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया को भारतीय संविधान ने अपनाया है। इसी के साथ साथ राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन करना भी हम लोग दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ही लिए हैं। अगला स्रोत देखेंगे विदेशी स्रोत में सोवियत संघ के संविधान से हम लोगों ने क्या अपनाया। तो याद रखिएगा सोवियत संघ के संविधान से हम लोगों ने मूल कर्तव्य, प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय का आदर्श अपनाया है। तो याद रखिएगा सोवियत संघ के संविधान से हम लोगों ने मूल कर्तव्य के साथ साथ जो प्रस्तावना है, संविधान की जो आत्मा है, प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय का आदर्श को हम लोगों ने उसमें जोड़ा है। आगे बात करेंगे जर्मनी वाइमर संविधान से हम लोगों ने क्या अपनाया। तो याद रखिएगा वाइमर संविधान, जर्मनी का संविधान से हम लोगों ने आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन को अपनाया है। तो याद रखिएगा जर्मनी वाइमर के संविधान से हम लोगों ने आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन करना अपनाया है। आगे बात करेंगे अगला स्रोत में देखेंगे विदेशी स्रोत में, तो फ्रांस के संविधान से। तो याद रखिएगा आप लोग फ्रांस के संविधान से हम लोगों ने क्या अपनाया। इससे बहुत ही बार प्रश्न पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि फ्रांस के संविधान से हम लोगों ने क्या अपनाया। तो याद रखिएगा फ्रांस के संविधान से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत हम लोगों ने भारतीय संविधान में अपनाया। तो ऐसे प्रश्न आता है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत किस देश से भारतीय संविधान ने लिया, तो किस देश का आदर्श है, किस देश के संविधान में ये बातें थी जो भारतीय संविधान ने अपनाई। तो याद रखिएगा आप लोग फ्रांस के संविधान में ये सारी बातें थी जिसे भारतीय संविधान ने अपनाया। तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत फ्रांस के संविधान से भारतीय संविधान ने अपनाया है। और गणतंत्रात्मक व्यवस्था भी हम लोग फ्रांस के संविधान से ही अपनाए हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे तो जापान के संविधान से क्या अपनाए हम लोगों ने। तो जापान के संविधान से भारत ने क्या अपनाया, जापान के संविधान से भारतीय संविधान ने क्या अपनाया। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, कोई भी काम जो होगा वो कानूनी रूप से होगा, कानून से होगा। तो याद रखिएगा जापान के संविधान से हम लोगों ने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को अपनाया है। तो अभी तक हम लोगों ने जाना कि भारतीय संविधान के निर्माण में कौन सा स्रोत लगा, कि आंतरिक स्रोत और बाह्य स्रोत के बारे में हम लोगों ने अभी तक जान लिया है। ठीक है, यदि यह वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम इसी तरह बेहतरीन कंटेंट आपके लिए लाते रहें। अभी सीरीज लंबा चलेगा, आप लोग कहीं जाना मत और यह वीडियो पूरा देखिए। आज शुरुआत ही हुआ है इस सीरीज का, भारतीय संविधान एवं राज व्यवस्था पूरा का पूरा हम लोग ख़त्म करेंगे। शुरू से शुरुआत है, यह
भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था की शुरू से हम लोग पूरा जीके करेंगे। इसके अलावा आप लोग याद रखिएगा, ये सारे प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं और ये सभी तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं में उपयोगी प्रश्न है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था की गई। तो बताएं, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था भारतीय संविधान ने यूएसए से लिया। ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ है, तो भारत और यूएसए अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका में है न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था। ठीक है, आगे बात करेंगे, कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है। तो बताएं कौन सा वो लक्षण है जो भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है। तो याद रखिएगा, संविधान के निर्वाचन के लिए उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था दोनों देशों में समान रूप से है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगला प्रश्न देखेंगे। तो राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने हेतु भारतीय संविधान निर्माता किस देश के संविधान से प्रभावित थे। तो हम लोगों ने पहले ही बताया, आयरिश गणतंत्र से हम लोगों ने डिटेल में जाना कि जो राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने हेतु भारतीय संविधान निर्माता किस देश के संविधान से प्रभावित थे। तो आयरिश गणतंत्र से आयरलैंड के संविधान से 12 मनोनयन सदस्य के रूप में हम लोगों ने देखा था। 12 मनोनीत सदस्य हम लोग लेते थे किस क्षेत्र में, तो साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा में बेहतरीन योगदान देने वाले को भारतीय संविधान ने राज्यसभा में 12 मनोनयन सदस्य के रूप में अपनाया था। तो वो आयरलैंड के संविधान से अर्थात आयरिश गणतंत्र से ही अपनाया था। आगे देखेंगे हम लोग, राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखने का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया। तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखने का प्रावधान जिस देश के संविधान से लिया गया उस देश के संविधान का नाम है, उस देश का नाम है कनाडा। कनाडा के संविधान से हम लोगों ने इस प्रावधान को लिया। वहीं आगे बात करेंगे संविधान निर्माण प्रक्रिया एवं संविधान सभा के बारे में। तो संविधान निर्माण की क्या प्रक्रिया थी एवं संविधान सभा से जुड़े हुए बहुत सारे प्रश्न हम लोग अब करेंगे, बहुत सारे वन लाइनर जीके करेंगे संविधान निर्माण प्रक्रिया एवं संविधान सभा से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, भारत की संविधान सभा का उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया। तो याद रखिएगा, भारत की संविधान सभा का उल्लेख सर्वप्रथम किस व्यक्ति द्वारा किया गया। तो याद रखिएगा, भारतीय संविधान सभा का उल्लेख सर्वप्रथम महात्मा गांधी जी द्वारा किया गया। कब? 1922 ईस्वी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में ये प्रश्न बराबर बार बार पूछे जाते हैं, तो आप लोग गलती नहीं करेंगे। भारत की संविधान सभा का उल्लेख सर्वप्रथम कि जिस व्यक्ति द्वारा किया गया उस व्यक्ति का नाम महात्मा गांधी जी था। 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी जी द्वारा भारत की संविधान सभा का उल्लेख सर्वप्रथम किया गया। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीयों की तरफ से संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग कब की गई। तो किस पार्टी के द्वारा, यदि व्यक्ति पूछा जाए तो आप लोग को महात्मा गांधी लगाना है 1922। यदि पार्टी पूछा जाए, पार्टी का ऑप्शन आए तो आपको सीधी सीधी स्वराज पार्टी लगाना है। कब? मई 1934 रांची में। तो भारतीयों की तरफ से संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग स्वराज पार्टी ने किया। कब किया? तो मई 1934 ईस्वी रांची में। याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न देखते हैं। मानवेंद्र नाथ रॉय MN रॉय ने भारत में संविधान सभा के गठन का विचार किस वर्ष रखा। तो
तो याद रखिएगा, यदि पूछा जाए महात्मा गांधी जी द्वारा कब विचार रखा गया संविधान सभा का, तो 1922। वहीं मानवेंद्र नाथ रॉय, एम.एन. रॉय ने भारत में संविधान सभा के गठन का विचार 1934 में रखा, वर्ष 1934 में। बहुत इंपॉर्टेंट सभी प्रश्न जितना हम लोग कर रहे हैं, सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये सारे के सारे प्रश्न जो है आपको एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, और ये प्रश्न जो है सभी तरह के प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न है। तो इसलिए आप लोग ध्यान से देखें, ध्यान से डेली प्रैक्टिस करें। जीके जीएस मजबूत करने का एकमात्र उपाय डेली प्रैक्टिस होता है, ये याद रखें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग कब की? तो कांग्रेस के द्वारा सबसे पहले संविधान सभा के गठन की मांग आधिकारिक रूप से कब किया गया? तो मई 1935। याद रखिएगा, 1935 में कांग्रेस पार्टी ने आधिकारिक रूप से संविधान सभा की गठन की मांग की, जो कि स्वराज पार्टी के बाद, क्योंकि स्वराज पार्टी ने 1934 में ही मांग कर लिया था और कांग्रेस ने 1935 में मांग किया। तो याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग कब की? तो मई 1935 में। भूलिएगा मत, कांग्रेस के द्वारा 1935 ईस्वी में मांग किया गया, वहीं स्वराज पार्टी के द्वारा 1934 ईस्वी में ही मांग भारतीय संविधान सभा की कर दी गई थी। कंफ्यूज नहीं होना है, आराम से देखें, डेली प्रैक्टिस करें और अपने जीके जीएस को बहुत ही मजबूत बनाएं। आगे हम लोग बढ़ेंगे, आगे बात करेंगे। संविधान सभा के निर्माण हेतु वयस्क मताधिकार का विचार प्रस्तुत किया गया था। तो बताएं किनके द्वारा संविधान सभा के निर्माण हेतु वयस्क मताधिकार का विचार प्रस्तुत किया गया? तो याद रखिएगा, संविधान सभा के द्वारा निर्माण हेतु वयस्क मताधिकार का विचार प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति कौन? तो जवाहरलाल नेहरू। 1938 ईस्वी में इन्होंने मांग किया कि संविधान सभा का जो निर्माण होगा वो किस आधार पे होगा? तो वयस्क मताधिकार के विचार पर होगा, वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। तो याद रखिएगा, संविधान सभा के निर्माण हेतु वयस्क मताधिकार का विचार प्रस्तुत जो किए थे उनका नाम है जवाहरलाल नेहरू, 1938 ईस्वी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला प्रश्न देखेंगे। ब्रिटिश सरकार ने सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग को आधिकारिक रूप से कब स्वीकार किया? तो बताएं, ब्रिटिश सरकार के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने सबसे पहले संविधान सभा की मांग को आधिकारिक रूप से, याद रखिएगा, आधिकारिक रूप से कब स्वीकार किया? तो याद रखिएगा आप लोग, 1940 ईस्वी के अगस्त प्रस्ताव में। अगस्त प्रस्ताव 1940 ईस्वी में आया। उस प्रस्ताव में ब्रिटिश सरकार ने सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग को आधिकारिक रूप से स्वीकार किया था। आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगला प्रश्न देखेंगे। किस योजना के अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सभा का निर्माण किया गया? तो याद रखिएगा, किस योजना के अंतर्गत भारत में संविधान सभा का निर्माण किया गया था? तो याद रखिएगा आप लोग, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत भारत में संविधान सभा का निर्माण किया गया था। तो याद रखिएगा, किस योजना के अंतर्गत भारत में संविधान सभा का निर्माण किया गया? तो उस योजना का नाम है कैबिनेट मिशन योजना। आगे बात करेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। किस योजना के अंतर्गत पाकिस्तान के लिए संविधान सभा का गठन किया गया? तो किस योजना के अंतर्गत पाकिस्तान के लिए संविधान सभा गठित की गई? तो माउंटबेटन योजना के अंतर्गत। तो याद रखिएगा, माउंटबेटन योजना के अंतर्गत। आगे बात करेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे।
कैबिनेट मिशन योजना के प्रावधानों के अनुसार संविधान सभा का गठन कब किया गया था? तो बताएं कैबिनेट मिशन योजना के प्रावधानों के अनुसार संविधान सभा का गठन कब किया गया? तो नवंबर 1946 ईस्वी में। तो याद रखिएगा कैबिनेट मिशन योजना के प्रावधानों के अनुसार संविधान सभा का गठन नवंबर 1946 में किया गया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न देखेंगे, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत गठित संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो याद रखिएगा कैबिनेट मिशन योजना जो 1946 में आया उसके तहत संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो याद रखिएगा आप लोग 389 सदस्य थे कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित संविधान सभा में। बात कर ले 389 कैसे थे? तो ब्रिटिश भारतीय प्रांत से 292 सदस्य थे, वहीं देसी रियासतें भारतीय राज्य से 93 सदस्य थे और मुख्य आयुक्त के प्रांत से 4 सदस्य थे। आप इन तीनों को ऐड कर लेंगे तो देखेंगे आप लोग इस उत्तर में आएगा 389 सदस्य टोटल। तो ब्रिटिश भारतीय प्रांत से 292 सदस्य, देसी रियासतें से 93 सदस्य, मुख्य आयुक्त के प्रांत से 4 सदस्य। ये सारे कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा के सदस्यों की संख्या है कैबिनेट मिशन योजना के तहत। ठीक है, आगे बात करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, संविधान सभा का गठन करने के उद्देश्य से किस वर्ष चुनाव संपन्न हुआ था? तो याद रखें संविधान सभा के गठन के उद्देश्य से किस वर्ष चुनाव संपन्न हुआ था? तो याद रखें आप लोग जुलाई से अगस्त 1946 में। 1946 याद रखिएगा। संविधान सभा का गठन करने के उद्देश्य से किस वर्ष चुनाव संपन्न हुआ? तो जुलाई से अगस्त 1946 ईस्वी में। आगे बात करेंगे हम लोग। अगला प्रश्न देखेंगे, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो बताएं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से देखें। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो याद रखेंगे संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। तो याद रखेंगे संविधान सभा की प्रथम बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। आगे बात करेंगे। अगला प्रश्न, संविधान सभा में ब्रिटिश भारत के प्रांतों को आवंटित 296 सीटों के लिए संपन्न चुनाव में दलगत स्थिति क्या थी? तो बताएं 296 जो पार्टी को मिला था उसमें कितने सीट किसको मिला था? तो याद रखेंगे कांग्रेस को 208 सीट मिला था, मुस्लिम लीग को 73 सीट एवं अन्य को 15 सीट। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। संविधान सभा की पहली बैठक में उपस्थित कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो बताएं संविधान सभा की पहली बैठक में उपस्थित कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो उत्तर में याद रखिएगा 211। कितनी थी? 211। तो संविधान सभा की पहली बैठक में उपस्थित कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 211। और पहली बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946। कब हुई पहली बैठक? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। इसमें कितने सदस्य आए? 211 सदस्य उपस्थित थे। आगे बात करेंगे, संविधान सभा के सदस्यों में महिलाओं की कुल संख्या कितनी थी? तो याद रखिएगा महिलाओं की कुल संख्या जो थी 15 थी। कितनी थी? 15। संविधान सभा के सदस्यों में महिलाओं की कुल संख्या 15 थी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, कितनी थी? 15 थी। 15 महिलाएं सदस्य थी। इसमें मुख्य रूप से विजय लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर, सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, लीला राय,
जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, रेणुका रे, मालती चौधरी, दक्षयानी, बेलायुधन, बेगम एजाज रसूल, एनी मस्करिनी और अम्मू स्वामीनाथन, ये 15 महिलाएं सदस्य थी। आगे बात करेंगे। अगला प्रश्न, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया? तो याद रखिएगा, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी के द्वारा किया गया। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा किया गया। आगे बात करेंगे। अगला प्रश्न, किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया? तो बताएं किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया? तो उत्तर याद रखिएगा आप लोग, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे तो सभी के सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ उसमें भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम उस सारे प्रश्न को आपको बता देंगे। लेकिन आप सभी प्रश्न को ध्यान से देखें और सभी का प्रैक्टिस करें, डेली प्रैक्टिस करें और जीके जीएस को मजबूत बनाएं। आगे बात करेंगे, किस तिथि को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निर्विरोध संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए? तो निर्विरोध हुए, कोई भी विरोध नहीं हुआ। तो उस दिनांक, उस तिथि का क्या नाम है, क्या डेट थी उस दिन जिस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निर्विरोध संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए, निर्वाचित हुए? तो उस दिन का नाम था 11 दिसंबर 1946 ईस्वी। 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निर्विरोध संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। आगे बात करेंगे हम लोग। अगला प्रश्न देखेंगे, संविधान सभा की प्रथम बैठक जो कि 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, वो कहाँ हुई थी? तो बताएं, संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? तो याद रखिएगा, संविधान सभा की प्रथम बैठक जो है संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में हुई थी। ठीक है, आगे बात करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया पूरे होने में कितना समय लगा था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा? भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण होने में कुल कितना समय लगा था? तो याद रखिएगा, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन हमारे भारतीय संविधान को बनाने में, पूर्ण करने में लगा था। आगे बात करेंगे, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू कब हुआ? तो भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ 26 नवंबर 1950 ईस्वी को। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत गणतंत्र हुआ। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ 26 जनवरी 1950 में। आगे बात करेंगे, संविधान सभा द्वारा पारित किया गया संविधान विस्तृत था। तो जब संविधान सभा ने भारतीय संविधान को पारित किया, तो उस समय उसमें कितना बड़ा था? तो उसमें 22 भाग थे जब भारतीय संविधान पारित किया गया। 395 अनुच्छेद थे एवं 8 अनुसूचियां थी। तो याद रखिएगा, संविधान सभा द्वारा जब संविधान पारित किया गया, तो उस समय भारतीय संविधान जो है 22 भागों में थी, 395 अनुच्छेद थे और साथ ही साथ 8 अनुसूचियां भी शामिल थी। आगे बात करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के समय सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी? तो क्या थी उस समय? तो उस समय थी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। क्या थी? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की बातें उस समय किया गया था। उस संवैधानिक वस्तु स्थिति उस समय की थी।
आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। कांग्रेस ने किस अधिवेशन में संविधान सभा के अर्थ तथा महत्व की व्याख्या की थी? तो बताएं, कांग्रेस ने किस अधिवेशन में संविधान सभा के अर्थ तथा महत्व, क्या महत्व रखती है संविधान की व्याख्या की थी? तो याद रखिएगा 1936 के 1936 के लखनऊ अधिवेशन में, लखनऊ अधिवेशन 1936। आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगला प्रश्न कर देखेंगे, संविधान सभा के निर्वाचन की पद्धति क्या थी? तो संविधान सभा जो निर्वाचित हुई उसकी क्या पद्धति थी, क्या प्रक्रिया थी? तो वो क्या थी? अप्रत्यक्ष निर्वाचन किया गया था। क्या किया गया था? अप्रत्यक्ष निर्वाचन। ठीक है, आगे बात करेंगे, अगला प्रश्न, 26 नवंबर 1949 को लागू होने वाले अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी? तो 26 नवंबर 1949 को जो संविधान लागू किया गया था, उस समय अपनाया गया था, उसमें कितने अनुच्छेद की संख्या कितनी थी? तो याद रखिएगा 15। कितनी थी? 15 अनुच्छेद शामिल की गई थी। आगे बात करेंगे, अगला प्रश्न, भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया? प्रश्न आएगा, भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया? तो याद रखिएगा संविधान सभा द्वारा, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया। आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न, बेहतरीन क्लास चल रही है आज की। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की कार्यवाही कब आरंभ हुई? तो बताएं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, संविधान सभा की कार्यवाही कब प्रारंभ हुई? तो याद रखिएगा संविधान सभा की कार्यवाही जो है प्रारंभ हुई 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को उद्देश्य प्रस्ताव के साथ। किसके साथ? उद्देश्य प्रस्ताव के साथ संविधान सभा की कार्यवाही प्रारंभ हुई, जो तारीख था 13 दिसंबर 1946 ईस्वी। वही बात करें, उद्देश्य प्रस्ताव जो है किसने पेश किया था? तो याद रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा यह उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जिसे हम अभी बताएं किसने पेश किया? तो याद रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया था, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी बने, पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे बात करेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया? तो याद रखिएगा आप लोग, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया? तो याद रखिएगा 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकारने के साथ यह बताया गया कि भारत को एक संविधान देना है। ठीक है, भारत का एक संविधान होगा, यह कब बताया गया? तो 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकारने के साथ। आगे बात करेंगे, भारत विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन कब किया गया? तो याद रखिएगा भारत का विभाजन हो गया अगस्त में, भारत दो भागों में बट गया, भारत और पाकिस्तान। 15 अगस्त 1947 भारत आज़ाद हुआ। तो उसके बाद फिर से पुनर्गठन किया गया संविधान सभा का। तो कब किया गया? तो याद रखिएगा 31 अक्टूबर 1947 ईस्वी को पुनर्गठन किया गया भारतीय संविधान सभा का। तो याद रखिएगा प्रश्न आएगा, भारत विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन कब किया गया? तो उत्तर याद रखिएगा 31 अक्टूबर 1947, 31 अक्टूबर 1947, 31 अक्टूबर 1947। आगे बात करेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे, माउंटबेटन योजना के तहत हुए विभाजन के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के लिए
एक पृथक संविधान सभा का गठन किया गया। उसके बाद भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या घटकर कितनी रह गई थी। तो माउंटबेटन योजना के बाद याद रखिएगा भारत का विभाजन हुआ, उसके बाद टोटल सदस्य कितने रह गए थे, तो याद रखिएगा 299 299 सदस्य रह गए थे। 299 229 प्रांतीय सदस्य प्लस 70 जो थे देसी रियासतों के सदस्य थे, टोटल मिला के 299 सदस्य रह गए थे। ये कितना 299 जो है भारतीय संविधान सभा के सदस्य रह गए थे। ठीक है, आगे बात करेंगे भारतीय संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए। तो याद रखिएगा भारतीय संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए, तो 11 अधिवेशन हुए। 11। तो याद रखिएगा भारतीय संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए, तो 11 अधिवेशन हुए। यह अधिवेशन जो है 1946 9 दिसंबर 1946 से स्टार्ट हुआ। 9 दिसंबर 1946 से स्टार्ट हुआ और चलते चलते जो है 11वां अधिवेशन जो है 14 नवंबर 1949 से स्टार्ट होकर ये चला था 26 नवंबर 1949 तक। 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 को लास्ट अधिवेशन हुआ। 11वां सत्र हुआ, लास्ट सत्र हुआ। ठीक है, आगे बात करेंगे हम लोग 24 जनवरी 1950 को संविधान पर सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर के लिए पुनः संविधान सभा के समवर्त होने को शामिल करने पर अधिवेशनों की कुल संख्या है। तो बताएं जब साइन किया गया तो इससे पहले 11 सत्र थे। कितने सत्र थे? पहले 11 सत्र थे। 12वां सत्र जो हुआ उसमें साइन किया गया, हस्ताक्षर किया गया। तो याद रखिएगा 24 जनवरी 1950 को संविधान पर सदस्य द्वारा हस्ताक्षर के लिए पुनः संविधान सभा के समवेत होने को शामिल करने पर अधिवेशनों की कुल संख्या कितनी हो गई, तो 12 हो गई। लेकिन जो बना तो वो 11 सत्र में बना, 11 सत्र में बना था, 11 अधिवेशन में बना था। लेकिन जब साइन किया गया, हस्ताक्षर किया गया, तो एक और सत्र लाया गया जिसमें हस्ताक्षर किया गया, तो यह 12 अधिवेशन हो गया, 12 सत्र हो गया। ठीक है, आगे बात करेंगे संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई, तो अभी बताएं 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई, जो 12वां सत्र था, 12वां अधिवेशन भी था। ठीक है, आगे बात करेंगे संविधान सभा के सत्र कब से कब तक हुए, इस पर चर्चा कर ले, इस पर बातें कर ले। तो पहला सत्र देखेंगे 9 दिसंबर से 23 दिसंबर 1946 ईस्वी के बीच में चला। तो पहला सत्र 9 दिसंबर से 23 दिसंबर 1946 ईस्वी में चला। तो याद रखिएगा पहला सत्र कब चला हुआ, तो 1946 ईस्वी में हुआ, 9 से 23 दिसंबर के बीच में। दूसरा सत्र की बात करें तो 20 से 25 जनवरी 1947 ईस्वी। तीसरा सत्र 28 अप्रैल से 2 मई 1947 ईस्वी। मेन आपको पहला सत्र याद रखना होगा। और चौथा सत्र जो है 14 से 31 जुलाई 1947 के बीच में चला। और पांचवा सत्र की बात करें तो 14 अगस्त से 30 अगस्त 1947 के बीच में चला था। वहीं छठा सत्र की बात करें तो 27 जनवरी 1948 को हुआ था। सातवां सत्र की बैठक जो है 4 नवंबर 1948 से 8 जनवरी 1949 के बीच में चला। वहीं 8वां सत्र की बैठक जो है 16 मई से 16 जून 1949 तक चला था। वहीं 9वां सत्र जो है 9वां अधिवेशन 30 जुलाई से 18 सितंबर 1949 के बीच में चला। 10वां सत्र 6 से 17 अक्टूबर 1949। 11वां सत्र 14 से 26 नवंबर 1949। वही जो 12वां सत्र था 24 जनवरी 1950 को चला था। ठीक है, तो कुल 12 सत्र चले थे। कितना सत्र? 12।
12वां सत्र में ही साइन हुआ, हस्ताक्षर हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब स्वीकृत किया गया? तो याद रखिएगा, स्वीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को ही संविधान सभा के द्वारा संविधान सभा की स्वीकृति कब मिल गई? तो 26 नवंबर 1949। तो याद रखिएगा, लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, लेकिन स्वीकृति जो मिल गई थी 26 नवंबर 1949 को ही मिल गया था। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब स्वीकृत किया गया? तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान को पारित करते समय संविधान सभा के उपस्थित सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो जब पारित किया गया 26 नवंबर, स्वीकार किया गया 26 नवंबर 1949 को, तो टोटल सदस्य थे 284 सदस्य थे शामिल, लेकिन टोटल सदस्य 299 थे, जिसमें 15 सदस्य अनुपस्थित थे, अर्थात 284 सदस्य के द्वारा पारित किया गया भारतीय संविधान। आगे बात करें, अगला प्रश्न देखेंगे, तो संविधान पर सदस्य द्वारा कब हस्ताक्षर किया गया? तो याद रखें, 12वां सत्र हुआ हस्ताक्षर करने के लिए 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, आगे बात करेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, 19 मई 1928 को मुंबई में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन द्वारा भारत के संविधान के सिद्धांत निर्धारण हेतु नियुक्त समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो 1928 में सर्वदलीय बैठक हुई, कहाँ हुई? तो मुंबई में हुई। उस समय भारत के संविधान के सिद्धांत निर्धारण हेतु नियुक्त जो समिति थी, नेहरू समिति के अध्यक्ष कौन थे? नेहरू समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा, नेहरू समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो नेहरू समिति के अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। कौन थे? मोतीलाल नेहरू। ठीक है, आगे बात करेंगे हम लोग, नेहरू समिति ने अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया था? तो याद रखिएगा, नेहरू समिति ने अपना प्रतिवेदन जब प्रस्तुत किया था 10 अगस्त 1928, 10 तारीख को, 10 अगस्त 1928 को, 10 अगस्त 1928 ईस्वी को मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, वह सिद्धांत क्या था जिस पर नेहरू रिपोर्ट का प्रारूप आधारित था? तो बताएं, वह सिद्धांत क्या था जिस पर नेहरू रिपोर्ट का प्रारूप प्रतिवेदन आधारित था? तो याद रखिएगा, अधिराज्य का सिद्धांत पर नेहरू रिपोर्ट का प्रारूप आधारित था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इससे पहले यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे इस तरह का जब भी कंटेंट अपलोड हो तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए और इस तरह के कंटेंट का आप लाभ उठाएं और अपना जीके जीएस को मजबूत करें। आप हमारे साथ डेली जीके प्रैक्टिस कर सकते हैं। डेली शाम को आप लोग आएँ और डेली प्रैक्टिस करें और अपना जीके को मजबूत करें और एग्ज़ाम में अपना सिलेक्शन को पक्का करने का प्रयास करें, अपना सिलेक्शन पक्का करें। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। भारतीय संविधान का मुख्य प्रारूपकार कौन नियुक्त हुए थे? तो बताएं, मुख्य प्रारूपकार कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। भारतीय संविधान का मुख्य प्रारूपकार कौन नियुक्त हुए थे? तो याद रखिएगा, एल.एन. मुखर्जी साहब जो थे नियुक्त हुए थे भारतीय संविधान का मुख्य प्रारूपकार के रूप में। आगे बात करेंगे, संविधान सभा के प्रारंभ में अस्थायी उपाध्यक्ष
उपाध्यक्ष किसे नामित किया गया था? तो अस्थाई उपाध्यक्ष है, अध्यक्ष नहीं है, ध्यान से प्रश्न देखें, उपाध्यक्ष है। उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था, नामित किया गया? तो याद रखिएगा फ्रैंक एंथोनी को। फ्रैंक एंथोनी को संविधान सभा के प्रारंभ में अस्थाई उपाध्यक्ष के रूप में नामित किया गया था, फ्रैंक एंथोनी को। ठीक है, आगे बात करेंगे संविधान सभा के पहले अस्थाई उपाध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के पहले अस्थाई उपाध्यक्ष कौन थे? तो पहले हम लोग बताएं फ्रैंक एंथोनी जो थे अस्थाई उपाध्यक्ष थे। यहाँ बात है अस्थाई उपाध्यक्ष के बारे में, तो एच.सी. मुखर्जी और बी.टी. कृष्णामाचारी। तो याद रखिएगा संविधान सभा के पहले अस्थाई उपाध्यक्ष कौन थे? तो एच.सी. मुखर्जी व बी.टी. कृष्णामाचारी। ठीक है, आगे बात करेंगे हम लोग, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रारूप समिति में एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे? तो बताएं प्रारूप समिति में एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और बार बार आप लोग गलती कर देते हैं। तो याद रखिएगा प्रारूप समिति में एकमात्र कांग्रेसी सदस्य जो थे के.एम. मुंशी साहब थे, के.एम. मुंशी। तो प्रारूप समिति में एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे? तो के.एम. मुंशी। ठीक है, आगे बात करें हम लोग, अगला प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, तो भारतीय संविधान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? याद रखिएगा भारतीय संविधान दिवस जो है 26 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर को ही संविधान सभा द्वारा संविधान को स्वीकृत कर लिया गया था। तो याद रखिएगा भारतीय संविधान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। आप लोग 26 जनवरी मार के 26 जनवरी नहीं टिक करेंगे, नहीं तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि भारतीय संविधान दिवस जो है 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 जनवरी को संविधान लागू किया गया था, लेकिन संविधान जो बन गया था, स्वीकृत किया गया था संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर को। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को जो है 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत प्रदान कर दी गई थी, और 26 जनवरी 1950 को जो है हमारा संविधान लागू किया गया था। आगे बात करेंगे संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय क्यों लिया गया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि यदि संविधान 26 नवंबर 1949 को लागू स्वीकृत कर लिया गया, तो इसे आगे बढ़ा के 26 जनवरी 1950 क्यों लाया गया, क्यों लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को? तो इसका सीधा साधा उत्तर है, कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 ईस्वी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। यह एक ऐतिहासिक दिन था, तो इस कारण इसको यादगार रखने के लिए, याद में रखने के लिए 26 जनवरी 1950 को, इस तिथि को याद रखने के लिए ही 26 जनवरी 1950 का दिन भारतीय संविधान को लागू करने के लिए चुना गया था। ठीक है, आगे बात करेंगे हम लोग, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने की? तो संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसके द्वारा किया गया? तो याद रखिएगा संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की बात, रद्द करने की बात जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया गया। ठीक है, आगे बात करेंगे हम लोग, अगला प्रश्न देखेंगे, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा हुआ था? तो बताएं संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था, किसके द्वारा हुआ था? तो याद रखिएगा प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा भारतीय संविधान सभा के सदस्य का चुनाव किया गया था। तो प्रांतीय विधानसभा के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया?
तिरंगा, भारतीय ध्वज तिरंगा को कब अपनाया गया? तो संविधान सभा द्वारा भारतीय ध्वज तिरंगा को जो है अपनाया गया 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। 22 जुलाई 1947। तो 22 जुलाई 1947 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार एग्जाम में ये प्रश्न आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला प्रश्न देखेंगे। किस वर्ष संविधान सभा द्वारा राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया गया था? तो किस वर्ष संविधान सभा द्वारा राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया गया? तो याद रखिएगा, मई 1949, 1949 मई। ठीक है, आगे बात करेंगे हम लोग, अगला प्रश्न देखेंगे। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया? तो संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान को जो है 24 जनवरी 1950 ईस्वी, 24 जनवरी 1950, याद रखिएगा 24 जनवरी 1950 ईस्वी को राष्ट्रीय गान को भारतीय संविधान सभा ने अपनाया था 24 जनवरी 1950 में। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया, अर्थात राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को कब अपनाया गया? तो यह भी 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। ठीक है, आगे बात करेंगे हम लोग, अगला प्रश्न देखेंगे। संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में कब चुना गया? तो बताएं, संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में कब चुना गया? तो 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। ठीक है, यदि वीडियो अच्छी लग रही हो, कुछ जानकारी आपको मिल रही हो, तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, जिससे सभी को यह जानकारी प्राप्त हो। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अब बात होगी, टॉपिक है संविधान सभा की प्रमुख समितियां। तो याद रखेंगे हम लोग, संविधान सभा की प्रमुख समितियां के बारे में हम लोग अब बात करेंगे, जानेंगे कौन समिति, कौन अध्यक्ष। ठीक है, संविधान सभा जो बना उसमें कितने बहुत सारी समितियां थी, उसमें से कुछ हम लोग प्रमुख समितियां की बात करेंगे और उस समिति के अध्यक्ष कौन थे उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो ठीक है, पहला समिति देखेंगे संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। वहीं संचालन समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद साहब थे। तो संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, संचालन समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, मूल अधिकार व अल्पसंख्यक अधिकारों से संबंधित परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मूल अधिकार व अल्पसंख्यक अधिकारों से संबंधित परामर्श समिति के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल। वहीं इस मूल अधिकार व अल्पसंख्यक अधिकारों से संबंधित परामर्श समिति की दो उप समितियाँ थी, जिसमें मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे JB कृपलानी साहब और अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे HC मुखर्जी। वही चौथा प्रमुख समिति की बात करें तो संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी थे। वहीं प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे। प्रारूप समिति बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही बार पूछा जाता है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब थे।
प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। तो याद रखिएगा, मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष JV कृपलानी, अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष HC मुखर्जी, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वहीं कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष KM मुंशी, कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष KM मुंशी। अगली समिति देखेंगे राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संविधान सभा के कार्यकारण संबंधी समिति के अध्यक्ष GV मावलंकर, राज्यों संबंधी समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू और बिल एवं स्टॉक समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो याद रखिएगा, कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष KM मुंशी, राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संविधान सभा के कार्यकारण संबंधी समिति के अध्यक्ष GV मावलंकर, राज्यों संबंधी समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू और बिल एवं स्टॉक समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगला प्रश्न देखेंगे अब, संविधान सभा के प्रारूप समिति का गठन किया गया, कब किया गया? तो याद रखिएगा 29 अगस्त 1947 ईस्वी, 29 अगस्त 1947। याद रखिएगा, प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? तो 29 अगस्त 1947। इसके अध्यक्ष कौन बने? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? अभी बताएं। तो याद रखिएगा, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। आगे बढ़ेंगे, किस रियासत के प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे? तो याद रखिएगा, जिस रियासत के प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे उस रियासत का नाम है हैदराबाद। हैदराबाद के जो सदस्य थे, प्रतिनिधि थे, संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। हैदराबाद याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हैदराबाद याद रखिएगा, हैदराबाद के कोई भी प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। आगे बात करेंगे, जिस समिति ने संविधान सभा की अन्य समितियों द्वारा प्रस्तुत सिफारिशों पर विचार किया था उस समिति का क्या नाम है? तो बताएं, जिस समिति ने संविधान सभा की अन्य समितियों द्वारा प्रस्तुत सिफारिशों पर विचार किया था उस समिति का क्या नाम है? तो उस समिति का नाम है प्रारूप समिति। क्या नाम है? प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के द्वारा अन्य समितियों द्वारा प्रस्तुत सिफारिशों पर विचार किया गया था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, आगे बात करेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रारूप समिति द्वारा तैयार संविधान के अध्यक्ष को कब सौंपा गया था प्रस्ताव? प्रारूप संविधान सभा के अध्यक्ष को कब सौंपा गया था? तो बताएं। प्रश्न है, प्रारूप समिति द्वारा तैयार संविधान का प्रारूप संविधान सभा के अध्यक्ष को कब सौंपा गया? ये गलत प्रिंट हो गया है। प्रश्न है, प्रारूप समिति द्वारा तैयार संविधान के प्रारूप को संविधान सभा के अध्यक्ष को कब सौंपा गया था? तो बताएं, संविधान सभा के प्रारूप को संविधान सभा के अध्यक्ष
कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कब सौंपा गया? तो याद रखिएगा 21 फरवरी 1948, 21 फरवरी 1948 को सौंपा गया था। तो प्रारूप समिति द्वारा तैयार संविधान का प्रारूप जो था उसे संविधान सभा के अध्यक्ष को कब सौंपा गया? तो 21 फरवरी 1948, 21 फरवरी 1948 अर्थात 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा के अध्यक्ष को सौंपा गया था। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रारूप समिति द्वारा तैयार संविधान के प्रारूप पर संविधान सभा द्वारा प्रारूप में संशोधन हेतु प्राप्त सुझाव पर विचारार्थ किस समिति का गठन किया गया? तो विचार करने के लिए किस समिति का गठन किया गया? तो उस समिति का नाम था विशेष समिति, जिसके अध्यक्ष थे नेहरू साहब। कौन थे? नेहरू साहब इसके विशेष समिति के अध्यक्ष बने। ठीक है, अगला प्रश्न है, संशोधित प्रारूप का मुद्रित संस्करण संविधान सभा के अध्यक्ष को कब प्रस्तुत किया गया? जब कुछ चेंजेस किया गया, संशोधन किया गया, तो नया जो था संस्करण उसे संविधान सभा के अध्यक्ष को कब सौंपा गया? तो याद रखिएगा 26 अक्टूबर 1948, 26 अक्टूबर 1948 को 26 अक्टूबर 1948 ईस्वी को सौंपा गया था, प्रस्तुत किया गया था। आगे बात करेंगे हम लोग कथन के बारे में। किसने कहा? तो संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। यह कथन किसका है? तो बताएं, संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। यह कथन किसने कहा? किसके द्वारा कहा गया? तो याद रखिएगा संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। यह कथन कहने वाले व्यक्ति थे ग्रैनविल ऑस्टिन। कौन थे? ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन किसका है? तो अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन किसने कहा? तो याद रखिएगा यह कथन कहने वाले व्यक्ति कौन थे? आइवर जेनिंग्स। आइवर जेनिंग्स के द्वारा यह सारी उपर्युक्त कथन कहा गया था। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। यह सुझाव किसने दिया था? तो भारत की स्वतंत्रता के बाद जब भारत आज़ाद हो जाता है उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। यह सुझाव किसने दिया? तो महात्मा गांधी जी द्वारा यह सुझाव दिया गया। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ेंगे। आगे बात करेंगे। प्रारूप समिति ने एक मौलिक प्रलेख तैयार करने के बजाय विद्यमान परिस्थितियों में एक व्यवहारिक प्रलेख तैयार करने की चेष्टा की है। यह कथन किसने कहा? तो याद रखिएगा प्रारूप समिति के अध्यक्ष ने ही यह कथन कहा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब द्वारा ये कथन कहा गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला देखेंगे, अगला प्रश्न, अगला कथन क्या है? अगला कथन यह है, संविधान के मूल विचारों में किसी का काय पेटेंट अधिकार नहीं है। यह कथन है कोई होना चाहिए यहाँ पे, कोई। तो संविधान के मूल विचारों में किसी का कोई पेटेंट अधिकार नहीं है। यह कथन किसका है? संविधान के मूल विचारों में किसी का कोई पेटेंट अधिकार नहीं है। यह कथन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का है। ठीक है, आगे देखेंगे अगला कथन।
भारतीय संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न संविधानों को छानने के बाद किया गया। यह कथन किसने कहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब द्वारा यह कथन कहा गया कि भारतीय संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न संविधानों को छानने के बाद किया गया है। यह कथन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का है, क्योंकि भारतीय संविधान जो है विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। याद रखिएगा आप लोग, भारतीय संविधान विश्व का, वर्ल्ड का नंबर 1 सबसे बड़ा संविधान है, जो एक लिखित संविधान है। ठीक है, सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान भारतीय संविधान ही है। आगे देखेंगे हम लोग, तो भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा एवं विस्तृत संविधान है। यह किसने कहा? भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा एवं विस्तृत संविधान है। यह कथन आइवर जेनिंग्स के द्वारा कहा गया है। ठीक है, आगे देखेंगे, भारतीय संविधान वकीलों के लिए स्वर्ग समान है। तो भारतीय संविधान जो है वकीलों के लिए, लॉयर के लिए स्वर्ग के समान है। तो भारतीय संविधान जो है वकीलों के लिए स्वर्ग समान है। यह कथन किनका है? तो आइवर जेनिंग्स का है। आइवर जेनिंग्स साहब ने यह कथन कहा है कि भारतीय संविधान वकीलों के लिए स्वर्ग के समान है। किसके समान है? स्वर्ग के समान। किसके लिए? तो वकीलों के लिए। आगे देखेंगे, भारतीय संविधान कठोरता एवं लचीलेपन के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। तो यह कथन किसका है? तो केसी वेयर साहब का है। अर्थात इस कथन का अर्थ ये हुआ, भारतीय संविधान न ही अधिक कठोर है और न ही अधिक लचीला है, कमज़ोर है। क्या है? न ही अधिक कठोर है और न ही अधिक लचीला अर्थात कमज़ोर है। ठीक है, तो यह कथन किसका है? केसी वेयर साहब का यह कथन है। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग, किसने भारतीय संविधान को अर्ध संघीय संविधान कहा? तो अर्ध संघीय संविधान कहने वाले व्यक्ति कौन थे? भारतीय संविधान को अर्ध संघीय संविधान की दर्जा देने वाले व्यक्ति का क्या नाम था? तो याद रखिएगा, भारतीय संविधान को अर्ध संघीय संविधान की दर्जा देने वाले व्यक्ति का नाम था केसी वेयर। केसी वेयर। आगे बात करेंगे, किसी बाहरी सत्ता द्वारा थोपा गया कोई भी संविधान भारत स्वीकार नहीं करेगा एवं संविधान भारतीयों द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई भारतीय संविधान द्वारा बनाया जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने उक्त प्रस्ताव किस अधिवेशन में स्वीकार किया था? तो याद रखिएगा, लखनऊ अधिवेशन अप्रैल 1936 में। तो याद रखिएगा, किसी बाहरी सत्ता द्वारा थोपा गया कोई भी संविधान भारत स्वीकार नहीं करेगा एवं संविधान भारतीयों द्वारा वयस्क मताधिकार के अधिकार पर चुनी गई भारतीय संविधान द्वारा तैयार बनाया जाएगा, जिसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने उक्त प्रस्ताव किस अधिवेशन में स्वीकार किया था? तो याद रखिएगा, लखनऊ अधिवेशन अप्रैल 1936 में। अगला प्रश्न है, प्रारूप संविधान की जांच के लिए विशेष समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के संविधान की जांच के लिए विशेष समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू कौन थे? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। इन्हीं के द्वारा प्रारूप संविधान की जांच के लिए इनको विशेष समिति के अध्यक्ष चुना गया था। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, संविधान सभा में प्रेस दीर्घा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रेस दीर्घा समिति के अध्यक्ष थे उषा नाथ सेन। उषा नाथ सेन कौन थे? उषा नाथ सेन थे। क्या थे? दीर्घा समिति के सदस्य। संविधान सभा में प्रेस दीर्घा समिति के सदस्य कौन थे? उषा नाथ सेन। आगे बात करेंगे हम लोग, संविधान की स्वीकृति के साथ
ये तत्काल प्रभाव 26 नवंबर 1949 से ही लागू किए गए प्रावधान कौन थे? 26 नवंबर 1949 को हम लोगों ने जाना संविधान सभा के द्वारा संविधान को स्वीकृत किए और उसी दिन से कुछ प्रावधान जो थे वो लागू कर दिया गया था। वो प्रावधान कौन सा था? तो याद रखिएगा, नागरिकता, निर्वाचन, तदर्थ संसद से संबंधित उपबंध, अस्थायी तथा संक्रमणकारी उपबंध, जैसे अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 तथा 393 और 394 जो था ये अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 से ही लागू कर दिया गया था। आगे बात करेंगे हम लोग नागरिकता, निर्वाचन तथा अंतरिम संसद संबंधी उपबंध संविधान अंगीकृत किए जाते ही तत्काल प्रभाव से किस अनुच्छेद द्वारा प्रवृत्त किए गए थे? तो नागरिकता, निर्वाचन तथा अंतरिम संसद संबंधी उपबंध जो थे वो अनुच्छेद 394 394 के साथ 394 के साथ ही लागू कर दिया गया था 26 नवंबर 1949 को ही। ठीक है, आगे देखेंगे भारतीय संविधान के निर्माण में व्यय कितनी हुई थी? तो खर्च कितना हुआ था भारतीय संविधान को बनाने के लिए? तो याद रखिएगा उस समय 1950 ईस्वी के समय भारतीय संविधान को बनाने में खर्च जो हुई थी 63,96,729 रुपये, 63,96,729 रुपीज। कितना हुआ था? 63,96,729 रुपया, 63,96,729 रुपया का कुल खर्च आया था भारतीय संविधान को बनाने में। कितने दिनों में बना था? तो याद रखिएगा 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था और खर्च आया था 63,96,729 रुपया। आगे देखेंगे संविधान सभा के अध्यक्ष ने संविधान पर हस्ताक्षर कब किया? तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। संविधान सभा के अध्यक्ष के द्वारा संविधान पर हस्ताक्षर कब किया गया? तो याद रखिएगा 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा के अध्यक्ष ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था। 26 नवंबर 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, आगे बात करेंगे अगला प्रश्न, आज की क्लास का अंतिम प्रश्न। भारत की संविधान सभा में अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ के सदस्य के रूप में, अखिल भारतीय सदस्य के रूप में कौन शामिल हुए थे? अखिल भारतीय सदस्य के रूप में कौन शामिल हुए थे? तो याद रखिएगा जगजीवन राम। भारत की संविधान सभा में अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ के सदस्य के रूप में कौन शामिल हुए थे? तो याद रखिएगा उत्तर जगजीवन राम जी शामिल हुए थे, जगजीवन राम। तो प्रश्न ध्यान से देखें, भारत की संविधान सभा में अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ के सदस्य के रूप में कौन शामिल हुए? तो जगजीवन राम शामिल हुए थे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं समाप्त की जाती है। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे जब भी हम वीडियो डालें तो सबसे पहले आप तक वह वीडियो पहुंच जाए और आप इस जानकारी का लाभ उठा सकें। और डेली प्रैक्टिस करने के लिए आप लोग द एग्ज़ाम प्रिपरेशन हब को सब्सक्राइब कर ले। द एग्ज़ाम प्रिपरेशन हब को आप लोग सब्सक्राइब कर ले, जिससे हम डेली जब भी जीके डालें आप लोग प्रैक्टिस करें और अपना जीके जीएस को और भी अधिक मजबूत बनाएं। यह सीरीज़ का अभी शुरुआत ही हुआ है, शुरू से शुरुआत की है हम लोग भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था की, तो यह सीरीज़ लंबा चलेगा। आज और हम लोग पूरी की पूरी भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से आने वाले प्रश्न को पूरा कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग जुड़े रहें, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।